अक्सर आपसे बहुत से ऐसे लोग जो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, अक्सर आपको नीचा दिखाने के लिए पूछ लेते हैं कि बताइए 2014 के बाद मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे देश में आमूल-चूल परिवर्तन आ गया। अब आप वो चीज़ बताने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आप असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि जो-जो क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में काम किए हैं, वो देश के बहुत कोर सेक्टर थे, जहाँ पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। अगर प्रधानमंत्री मोदी बिल माफ़ कर दें या किसी का कर्जा माफ़ कर दें या कोई ऐसी योजना ला दें जिसमें जो है बेरोजगारों को पेंशन दे दें या जो है बेरोजगारी भत्ता दे दें, तो वो सबको याद रहता है क्योंकि वो बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है। लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्रमिक परिवर्तन देश में लाना और उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए आप लोगों के पास तथ्यों की कमी हो जाती है कि हाँ, क्या कैसे बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम किया। अब काहे को इंटरनेट खोलो तो काहे को बताओ आप। तो उस समय लोग आपको नीचा दिखा देते हैं और कहते हैं कि 2014 के पहले बहुत बड़े महान अर्थशास्त्री माननीय श्री मनमोहन सिंह जी ने देश को बहुत आगे स्वर्ण युग में ले गए और उसके बाद 2014 के बाद मानो तो ये अंधकार में चला गया भारत गणतंत्र। जी ऐसा नहीं है। 1947 से 2014 तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सबके अपने अपने भारत देश में अपने अपने योगदान रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से भारत देश को चलाया, अपने हिसाब से नीतियाँ लाई, अपने हिसाब से देश को आगे बढ़ाया। सबका अपना योगदान है अपनी अपनी जगह पर। लेकिन भारतीय लोकतंत्र पर प्रधानमंत्री बनने का बहुत से लोगों को मौका मिला, लेकिन उनका प्रभाव अपना व्यक्तित्व भी होता है जो किसी काम में झलकता है। जैसे कोई काम करता है किसी को तो वो अपने हिसाब से करता है, कोई दूसरा उसी काम को करता है वो अपने हिसाब से करता है, लेकिन अब जब काम पूरा होता है तो उसमें उसकी व्यक्तित्व, उसकी झलक उसमें दिखती है साफ कि ये व्यक्ति, फला व्यक्ति ने ऐसा काम किया है। तो एक कंपैरिजन कि किसने कितना काम किया, 2014 के पहले भारत की क्या स्थिति थी, 2014 के बाद भारत की क्या स्थिति थी, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको आंकड़ों से कि 2014 के पहले कौन सी चीज़ कितनी थी, किस मात्रा में थी, भारत कहाँ पर खड़ा था, आज कहाँ पे खड़ा है। ये आपको आंकड़ों से पता चलेगा। ऐसे ही हवाई में नहीं पता चलेगा आपको कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या योगदान है। लोग अक्सर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी विदेशों यात्रा बहुत ज़्यादा करते हैं। जब आप देखे होंगे जब वो प्रधानमंत्री बने थे, अक्सर कहीं इजिप्ट जा रहे हैं, कहीं मिस्र जा रहे हैं, कहीं भूटान जा रहे हैं, कहीं अमेरिका जा रहे हैं, कहीं फ्रांस, इटली, जापान, कोरिया जा रहे हैं। ये इसलिए जाया जाता है, एक देश का दूसरे देश में यात्रा इसलिए होती है कि संबंध बढ़ाना और उस देश को कॉन्फिडेंस में लेना कि आपकी सम विषम परिस्थिति में हम आपके साथ हैं। उससे आर्थिक स्थिति बेहतर करना, व्यापार के रास्ते खोलना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, रक्षा निर्यात के सौदे करना, आयात के सौदे करना, ट्रेड डील को करना। और कोई ऐसा जब देश कदम उठाता है जो दूसरे देश के हित में ना हो और दूसरे देशों से समर्थन लेना, जैसे धारा 370 हुआ या बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई या उरी हमला हुआ, तो इसमें जब भारत ने किया तो इसलिए भारत करने में सफल हुआ। विदेशी देश इसलिए भारत का विरोध नहीं कर पाए क्योंकि भारत ने पहले से ही अपने संबंध जाकर विदेशों में मजबूत कर लिए, अपने आर्थिक ताकत की वजह से, अपनी रणनीतिक ताकत की वजह से, अपनी लोकेशन की वजह से, भारतीय अवस्थिति जो सेंटर हिंद महासागर में है उसकी स्थिति से भारत ने अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर रखा है। और प्रधानमंत्री का स्वयं का व्यक्तित्व ऐसा है जिससे विदेशी देश के नेता, राजनेता वो स्वयं आकर्षित होते हैं। उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर है और प्रधानमंत्रियों से तो बेहतर है। तो चलिए एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाए और एक अंतर किया जाए कि 2014 के पहले क्या स्थिति भारतीय गणतंत्र की और 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से भारत देश में क्या परिवर्तन हुआ। देखिए, जब 2014 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, वो आज बढ़कर 692 हो गई। 2014 में एम्स की संख्या 6 थी, आज 24 हो गई है। यूनिवर्सिटी की संख्या 723 थी, आज 1472 हो गई। ये मैं कोई प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे कॉल करके नहीं बताया कि अनुराग मिश्रा जी आप बताइए लोगों को, ये सब इंटरनेट पे उपलब्ध है, आप भी सर्च करके आप भी देख सकते हैं। मुझे कोई आकाशवाणी नहीं हुई है। आईआईटी 2014 में 16 थे, आज 23 हो गए हैं। आईआईएम की संख्या 13 थी, आज जो है 20 हो गई है। 2014 में लोगों को 13 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए थे, आज उनकी संख्या 31 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। नेशनल हाईवे 91,000 किलोमीटर थे, आज कम से कम वो 1,44,000 किलोमीटर उनका लेंथ हो गया है। एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, जो आज 148 हो गई है। और जो रेल लाइनें थी उनका इलेक्ट्रिफिकेशन 21,000 किलोमीटर हुआ था, वो आज 60,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया। वंदे भारत ट्रेन आप देख रहे हैं, हर राज्य में 3-3, 4-4 दे दी गई हैं। इसकी संख्या 3 सालों में 400 करने की लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22-23 के अपने बजट में। 2014 में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 304.22 अरब डॉलर था, जो आज के समय में 526 अरब डॉलर हो गया है। प्रति व्यक्ति आय 2014 में 86,000 रुपये सालाना थी, आज 1,72,000 हो गई है। और
आप ये समझिए कि लोगों के घर में जो पीएम आवास योजना के तहत घर बने, वो शहरी और ग्रामीण दोनों आवास योजना की मैं बात कर रहा हूँ, 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं शहरी और ग्रामीण आवास योजना के तहत। आप बताइए, 4 करोड़ घर बनाए गए हैं, अगर उसमें एक घर में 5 लोग तो 5 चौक 20 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उनको पक्का मकान दिया गया। और पक्का मकान कोई ऐसे नहीं दिया गया 1,20,000 1,30,000 ऐसे राशि आती है, उसमें एक अच्छा घर बन सकता है। मैंने तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवास योजना को भी देखा, जिसमें आवास तो बना, उसमें आधी दीवाली गायब हो गई, दरवाजा सहित गायब हो गई। मैंने देखा है, अपने आसपास मैंने देखा है। अब देखिए कि भारत का जो रक्षा निर्यात है, पहली बात तो रक्षा निर्यात क्यों होता है? जब आपके यहाँ कोई कंपनी इस्टेब्लिश होगी, वो उसके पास टेक्नोलॉजी होगी, वो और देशों के हिसाब से हथियारों का निर्माण करेगी और उनको पसंद आएगा, उनके उपयोग में हो, तभी वो आपसे हथियार खरीदेंगे, नहीं तो वो और देशों से खरीदेंगे। तो 2014 तक भारत में क्या हुआ कि विदेशी कंपनियां थी और जो देश की कंपनियां थी, उनको हतोत्साहित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब देश में हथियार बनेगा नहीं तो जरूरी है हमें हथियार लेना, और वो फिर हम लेंगे विदेशों से। जब विदेशों से लेंगे तो उसमें हमें कमीशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक रणनीति के तहत भारतीय हथियार के बाजार को हतोत्साहित किया गया। ऐसा नहीं है कि भारत में प्रतिभा की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, या ऐसे लोगों की कमी है, पूंजी की कमी, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के पास सब कुछ है, ब्रेन है बहुत अच्छा, उसका प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर विदेशों से रक्षा से आयात का सौदा होगा तो उसमें कमीशनबाजी बहुत अच्छी होगी। आप लोगों ने बहुत से घोटालों के नाम सुने होंगे। भारत 2014 में 1200-1400 करोड़ रुपए की सिर्फ रक्षा निर्यात करता था। इतने करोड़ रुपए हमें मिलते थे। आज भारत 85 देशों को रक्षा निर्यात करता है, जिसमें कम से कम 2022-23 में भारत ने 16,000 करोड़ रुपए का रक्षा सामान बेचा था विदेशी देशों को। 85 देशों में भारत का रक्षा निर्यात इस समय हो रहा है। 2014 में सिर्फ भारत में 2 मोबाइल कंपनियां थीं। आज भारत में कम से कम 200 से अधिक मोबाइल निर्माता कंपनियां हैं। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्मातक देश बन गया है। अब ये इससे सही अंदाजा लगाइए। 2014-15 में मैंने खुद अपने मोबाइल में 150 रुपये का 2G 1 GB पड़ता था 30 दिन के लिए। आज औसतन आपको 10 रुपये में 2 GB मिलता है, क्योंकि आप गुणक भाग कर लीजिए, क्योंकि आप 300 रुपये में 2 GB पर डे के हिसाब से 30 दिन तक आपको मिलता है, गुणा कर लीजिए। 10 रुपये में 2 GB मिल रहा है, वो भी 4G मिल रहा है। और देखिए 2014 में 18,000 गाँव में बिजली पहुंची ही नहीं थी। ये हम बता रहे हैं 2014 तक भारत के 18,000 गाँव थे जिनमें बिजली पहुंची नहीं थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6 लाख गांव हैं। आज की डेट में सभी 6 लाख गांव में बिजली पहुंचा दी गई है सौभाग्य योजना के तहत। और आज की डेट में भारत में कुल 11 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं। लोग उसमें उसका उपयोग भी कर रहे हैं, जिसे हम आज इज्जत घर के नाम से जानते हैं। देश में कुल मिलाकर हाईवे, नेशनल हाईवे और भी सड़कों को मिला के 4 लाख किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। ये रहा एक मोटा मोटा कंपैरिजन। आप खुद ही सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन 9 सालों में हुआ। ये परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज सोए सुबह उठे तो पूरा देश आपको बदला हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहेगी। सबका अपना अपना योगदान अपने अपने स्तर से रहता है, और कुछ कमियां भी हैं कुछ, लेकिन ये नहीं है कि कमियां हैं तो जो है उसको ज़्यादा किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कमी हर जगह होती है, उसको सुधारा जा सकता है। उसमें राय देकर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई भी चीज़ नहीं होती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो भी हुआ वो उस टाइम के हिसाब से अच्छा था। आज जो हो रहा है अच्छा है, आगे भी जो होगा अच्छा होगा। ईश्वर हमारे देश को ऐसे ही तरक्की दे, दिन दुगनी रात चौगुनी। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।